हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जातक कथा के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट बना लिया है, यदि आपने वह ना देखा हो उसको आप देख सकते हैं। जातक कथा नंबर 661 का नाम है दशरथ जातक कथा। यह कथा ब्रह्मवंशी द्वारा प्रत्यारोपित किया गया रामायण का मूल सार है, जिस कथा में मुख्य पात्र का नाम राम, लखन, भरत और सीता है, जो सभी आपस में भाई बहन हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चारों आपस में भाई बहन हैं। इस कथा द्वारा सम्यक काल में अनाड़ी लोगों को राग मुक्त, लोभ मुक्त, द्वेष मुक्त करने का चित्रण किया गया है। जिस कथा के पात्रों का प्रचलन आज भी वज्रयान के बौद्ध विहार में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मवंश के कलम कसाई लेखक इस दशरथ जातक कथा को एक नए सिरे के रूप में प्रत्यारोपित करते हुए आज उसे रामचरितमानस के नाम से काव्य पाठ कर दिया है। आज के अंधभक्त लोग इसी कहानी को सही मानकर पाषाण काल में भी पूर्व किसी दूसरे काल में इन पात्रों का जीवन खोज रहा है। वहीं कलम कसाई की लेखनी को पढ़कर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रामायण का लेखन ईसवी सन से पूर्व पुष्यमित्र शुंग के काल में होना मानते हैं, जबकि पुरातात्विक विभाग द्वारा पुष्यमित्र काल में जो भी लेखन मिला है वह सभी धम्मलिपि और पत्थर की शिलाओं पर मिला है। फिर तो ऐसे लोगों के अनुसार आज पत्थर की शिलाओं पर धम्मलिपि में लिखी हुई रामायण होना चाहिए, यह प्रश्न उठता है, जबकि ब्रह्मवंश का प्रत्यारोपण अर्थात इम्प्लांट ही वज्रयान से निकले धूर्त, मक्कार, लुटेरा ग्रोह द्वारा हुआ है। उन लोगों ने धोखेबाजी से सम्यक काल को सम्यक अंत काल यानी सामंत काल में प्रत्यारोपित अर्थात इम्प्लांट कर दिया है और अपनी परंपरा पर भ्रम का पुलिंदा बना दिया है। इस परंपरा का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। आज पुरातत्व विज्ञान की इतनी जानकारी बढ़ गई है कि किस शासक वंश के समय में उसके द्वारा किस लिपि में लेखन हुआ है और उस लेखक ने लेखन हेतु किस प्रकार की कागज वस्तु अर्थात किस प्रकार की वस्तु अर्थात कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, शिलापट्ट का प्रयोग किया है। आज उन सभी बातों की जानकारी खुली किताब की तरह सबके सामने है। इस वजह से ब्रह्मवंश के तथाकथित लेखकों द्वारा लिखित ग्रंथों की सामग्री किसी ज्ञात व अज्ञात काल के लिए लिखित अभिलेख से मेल नहीं खाता है। इस वजह से आज का कलम कसाई लेखक की खोज को छोड़कर उत्खनन से मिले सांकेतिक चिन्हों से अपने ब्रह्मवंश के कथा पात्रों का तारतम्य बिठाने में लग गया है। इन सबों की मूर्खता पर हंसी आती है कि जैसे किसी अबोध बालक के हाथ में जब कोई पुस्तक दिया जाता है तो वह बालक उस पुस्तक के अंदर लिखी बात को नहीं देखकर उस पुस्तक के अंदर बनी फोटो पर ज्यादा ध्यान देता है। आज ब्रह्मवंशी के अंदर तथाकथित रूप से बने विद्वानों की भी स्थिति कुछ वैसे ही अबोध बालक के समान बना हुआ है। ये लोग उत्खनन से मिले लिखित अभिलेख को नहीं पढ़कर उत्खनन में मिले चिन्हों में ही ब्रह्मवंश के पात्रों को खोज रहे हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं। आज के समय में सामाजिक तौर पर बार बार
यही प्रश्न उठता है कि जब सम्यक काल में पाल वंश तक निरंतर स्थापित रहा, जैसा कि ऊपर में उत्खनन से प्राप्त सभी शासकों का लिखित अभिलेख पढ़ा हुआ देखा, उत्खनन से प्राप्त भारत का शिक्षण संस्थान का साक्ष्य कहता है कि जैसा कि विदेशी यात्री इत्सिंग फाहियान वैनसांग का यात्रा वृत्तांत कहता है, तो फिर अचानक से पाल वंश के बाद सम्यक संस्कृति को नष्ट करने वाले कौन आए? यह कहाँ के रहने वाले थे? आखिर इन सबों का उद्देश्य क्या था? वस्तुतः पाल वंश के समय से ही वज्रयान सांघिक संघ का बनना हो गया था, जिसका परिणाम वज्रयान के बोधिसत्वों में तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना की प्रधानता बढ़ते जा रही थी। इसी का परिणाम है कि सम्यक संस्कृति वाली मूल अष्टांगिक मार्ग की तरह पर बोधिसत्वों द्वारा तंत्र मंत्र सिद्धि साधना वाली चमत्कारिक मार्गों का प्रचलन चल निकला था। प्रत्येक बोधिसत्व का चमत्कार भी भिन्न भिन्न होता था, जिस वजह से सबों के बीच मत भिन्नता और स्वार्थवादिता बढ़ने लगी। आगे सही स्वार्थी शाक्तियान, तंत्रयान, मंत्रयान बोधिसत्वों के द्वारा पूर्व की सम्यक संस्कृति का स्वरूप को बदलते हुए वज्रयान से निकला विभिन्न नामों वाला पंथ स्थापित हो गया, जिसको आज हम ब्रह्मयान या वैदिक सनातनी हिंदू के नाम से जानते हैं। इन सभी बातों पर कुछ लोगों का राजनीतिक मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन पुरातात्विक मत भिन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि ईसा पूर्व से 600 वर्ष के पूर्व का दार्शनीय पुरातात्विक साक्ष्य है और ईसा पूर्व 600 वर्ष के अंदर का लिखित व पठनीय पुरातात्विक अभिलेख है। इन दोनों साक्ष्यों के अनुसार कोई किसी को और कहीं कैसे बैठा सकता है? आज अज्ञात काल के हर शासक का लिखित पठनीय अभिलेख और दर्शनीय स्थल देखने के बाद यह प्रमाणित हो चुका है कि 8वीं सदी के पूर्व का सारा कुछ साक्ष्य सम्यक काल का ही था। तुम ब्रह्मवंशियों का उद्भव ही धूर्तता और धोखेबाजी की वजह से 9वीं 10वीं सदी के बाद होना निश्चित हुआ है। इसी वजह से सम्यक काल के वज्रयानी अनुयायियों के जातक कथा का उपयोग तुम ब्रह्मवंशी लोग अपने ग्रंथों के माध्यम से कर रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सबसे पहले बौद्ध धर्म की कई शाखाओं में बटा, उसके बाद उसमें पाखंडवाद का आगमन हुआ और तथाकथित हिंदू धर्म बना। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।